आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और आज लगातार दूसरा दिन है जब केसेस 4 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से बचने के लिए। और आप प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क जरूर पहनें। हम इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहनिए। हमने इसको लेकर एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना काल में कालाबाजारी से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। संकट के समय में मुनाफे के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार सख्ती भी कर रही है। इसके बावजूद कोरोना काल के गिद्ध बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में 2 जगहों पर दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। तो आप देखिए ये 2 तस्वीरें बिहार के भागलपुर की और दूसरी तस्वीर पटना की, जहां पर कालाबाजारी हो रही है। एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दूसरी तरफ दवाइयों की कालाबाजारी। तो ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है और इंसानों के भेष में ये गिद्ध हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में भी ये लोग मुनाफे की सोच रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पुलिस ने मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं जो ऊंचे दाम पर लोगों को मेडिकल उपकरण बेच रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर इनके पास से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3000 से ज्यादा थर्मामीटर के साथ साथ ऑक्सीमीटर और दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से अमित पांडे और मुंबई से आशीष सिंह। अमित, जो लोग दिल्ली में पकड़े गए हैं कालाबाजारी करते हुए, इनके खिलाफ क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल पुलिस ने इनको जो पकड़ा है, इनके ऊपर अवैध तरीके से मेडिकल उपकरण सप्लाई करने की धाराएं हैं। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग की धाराएं, इसके अलावा जो फर्जी तरीके से टैक्स का बचाव करने की धाराएं, इनको ये धाराएं लगा के इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में इस तरीके का ये रैकेट चला रहे हैं तो और भी ज्यादा सख्त धाराएं दिल्ली पुलिस इनके ऊपर लगा सकती है और लगाएगी ही। और इनके ऊपर हम ये उम्मीद करेंगे जब कोर्ट में इनका ट्रायल चलेगा तो और भी ज्यादा सख्त धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि इतने भीषण काल में भी ये मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं और अंततः भुगतना पड़ रहा है मरीजों को जिनको इन चीजों की आस है। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। वहीं दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कोरोना से जान गंवा चुके मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने अस्पताल पहुंचा था। बताया गया कि आरोपी अस्पताल से इंजेक्शन खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर मरीजों के परिजनों को बेच रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से और किन लोगों की कनेक्शन है इसकी तफ्तीश भी चल रही है। हम लोग का जिला में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पॉइंट मुकुट ट्रेडर्स है, वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुट ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम से एम्बुलेंस के लिए लाखों की वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया। न्यूज 18 के धर्मवीर शर्मा की खबर है कि एक एम्बुलेंस चालक पर गुरुग्राम से पंजाब के लुधियाना तक जाने के लिए करीब 1.25 लाख रुपए वसूल करने का आरोप है। परिवार का दावा है कि शहर में बेड न मिलने की वजह से कोरोना मरीज को पंजाब के लुधियाना में इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन इसके लिए किराए के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। लिहाजा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वहां की एम्बुलेंस यूनियन ने सफाई दी कि ये एम्बुलेंस उनके यहां की है ही नहीं। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहाँ ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया
उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। आशीष, चाहे गुरुग्राम हो, भागलपुर हो या फिर नासिक हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या कैपिंग की है? क्या दाम तय किए गए हैं, चाहे फिर वो दवाइयों की हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीमीटर हो, एम्बुलेंस का किराया हो? सबसे अहम बात इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी एम्बुलेंस हैं उनके लिए सबसे पहले एक व्यवस्था की गई है कि वो अस्पताल को सेवाएं देंगे। और सबसे अहम बात ये कि पहले रेलवे प्लेटफॉर्म के पास एम्बुलेंस लगी रहा करती थी जो कि रेलवे के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन उन एम्बुलेंस को भी अब हॉस्पिटल की और सरकारी सेवाओं के लिए यहाँ पर लगाया गया हुआ है। लिहाजा वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं की तरफ से हायर किए गए होते हैं। लिहाजा वो भी मनचाही कीमत जो है वो मांग करते हैं। वो इसी तरह से टोसिस यूएमबी इंजेक्शन का मामला उभर कर सामने आया, जहाँ पे नासिक में 40,000 का इंजेक्शन 4 लाख में बेचा जा रहा था और टोसिस यूएमबी इंजेक्शन के साथ जो है आरोपियों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी मारामारी है और कई जो है लोग ऐसे भी हैं जो गिद्ध कहे जाएं तो कम ना होगा, क्योंकि वो लोग इसके नाम पर लोगों के साथ लोगों से, मरीजों के परिवार वालों से मनचाही कीमत वसूलने में जुटे हुए हैं। और सबसे अहम बात ये कि कई इंजेक्शंस के ऐसे मामले भी उभर कर सामने आए जो पूरी तरह से फेक थे। लिहाजा इस तरह से जिस तरह की महामारी फैली हुई है, लोग मजबूर हैं। बिल्कुल आशीष, ऐसे में राज्य सरकारों के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है, जो ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि हर हाल में दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि जब तक हम कोई दूसरा आदेश नहीं देते तब तक केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार हमें कोई मुश्किल आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे का जिक्र करते हुए इसमें इतनी शर्तें क्यों हैं ये भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे और अगले आदेश तक ये रोज ऑक्सीजन देनी होगी जब तक कोर्ट कोई अगला आदेश पारित नहीं करती है। तो ये कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि इसमें इतनी शर्तें क्यों हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम तो दिल्ली को ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो वहां पर सरकार है वो ऑक्सीजन को अस्पतालों तक ना पहुंचाए। और इस बीच आज भी सुनवाई हुई तो ऐसे में कहा गया है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। एहतेशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। एहतेशाम, कल तो तुषार मेहता ने कहा था कि हम तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अस्पतालों तक सरकार ना पहुंचा रही हो। उसके बाद भी आज ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। बिल्कुल, हमने कल देखा कि किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कल पूरी सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप हुए। उसमें केंद्र सरकार ने लगातार ये कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन पूरी तरह से दी जा रही है, लेकिन दिल्ली को शायद इतने ऑक्सीजन की जरूरत ना हो या फिर ये ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके जवाब में आज जब सुबह इस मामले में कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें सुबह 9 बजे तक बमुश्किल 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पाए हैं, वो भी कुछ ऑक्सीजन अभी रास्ते में ही है। तो इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया और ये कहा कि इससे पहले जो कोर्ट की अवमानना का मामला था उसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को बचाया है, अधिकारियों को जेल नहीं भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके आदेश को लाइटली लिया जाए। इसलिए केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि अगले आदेश तक रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलना चाहिए। ठीक है एहतेशाम। पटना के गांधी मैदान के पास एक निजी अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस बीच अस्पताल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन को इस बात की खबर मिली थी कि वहां तय कीमत से काफी ऊंचे दाम पर दवाइयां बेची जा रही थी। इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाइयों की ऑडिट भी करवाई जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो पटना में अस्पताल में ही दवाइयों के अंदर कालाबाजारी हो रही है, ये स्थिति है और अब इस चुनौती से निपटना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसा मतलब कि ऐसा सोचने मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए।
अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। कौन अस्पताल? अमित, ये एक और चुनौती हो गई है कि हम देख रहे हैं कि या तो अस्पताल का स्टाफ ही अब कालाबाजारी में लिप्त है या फिर अस्पताल के अंदर ही दवाइयों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। ये एक नई चुनौती उभर करके सामने आई है। जी बिल्कुल, एक तरीके की नई चुनौती है ये, और इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है कोविड के मरीजों को, और इसके लिए संबंधित एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। चाहे वो हम बिहार का केस देखें तो ड्रग इंस्पेक्टर, दिल्ली का केस देखें तो दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र का केस देखें तो महाराष्ट्र पुलिस, और मध्य प्रदेश का केस देखें तो वहाँ की जो एजेंसी है वो कार्रवाई कर रही है। तो एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए, और अगर अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा ये घटना सामने आ रही है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसीलिए अब जो संबंधित एजेंसियां हैं उन्होंने ये भी इसकी भी निगरानी करनी शुरू कर दी। आखिरकार अस्पतालों में कितना माल जा रहा है, कब पहुंचा और उन मरीजों तक किस समय वो पहुंचा है। तो एक तरीके का नया ये मोडस ऑपरेंडी है, और उम्मीद कर रही हैं एजेंसियां कि अगर कार्रवाई, इनकी छापेमारी की कार्रवाई और ट्रैकिंग की कार्रवाई लगातार जारी रही तो इस पर भी वो अंकुश लगाने में काफी हद तक ये कामयाब होंगी। बिल्कुल आशीष, जो तस्वीरें बिहार से सामने आई है, तो क्या मुंबई में अस्पतालों में दवाइयों का ऑडिट हो रहा है? जी, कागजी स्तर पे तो हर चीज ऑडिट है, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, लेकिन हर जगह पे कालाबाजारी जारी है, क्योंकि कागजों की कार्रवाई जो है वो असल जिंदगी में असल जो समस्या है वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। जिन्हें इंजेक्शंस की ज़रूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ज़रूरत है, उन्हें जो है कहीं ना कहीं से ब्लैक मार्केट से ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी आसानी से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक तरह से रेट निकाले जाने तय हैं। बेड के लिए पहले से ही कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी कहा जाए कि बेड ऑक्यूपाइड हैं। जब रेट बढ़ जाता है तो ऐसे में कोई नया मरीज आता है तो उससे वो रेट वसूला जाता है और आखिरकार बेड मुहैया कराया जाता है। मजबूरी का फायदा उठाने वाले कई जो है कालाबाजारी भी हैं, कई एम्बुलेंस के लोग भी हैं जो कि लगातार केवल 2 मीटर का रास्ता अगर तय करना हो किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने के लिए, तकरीबन उसके लिए 25 से 30 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। ये लगातार जो कहा जाए कि कालाबाजारी है वो लगातार जारी है, और जो मरीज हैं उसके परिवार वाले परेशान होते हैं, लिहाजा वो हर कीमत देने को तैयार होने के लिए मजबूर होते हैं। तो कागजी कार्रवाई जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। ठीक है आशीष, शक्ल इंसानों की लेकिन अक्ल गिद्धों की, चेहरा मनुष्यों वाला लेकिन नियत गिद्धों वाली। है तो देश के ही नागरिक लेकिन गुनाह ऐसे जो देशद्रोह से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि वो लोग कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों का सौदा करते हैं, वायरस से बेहाल लोगों के आंसुओं की बोली लगाते हैं, दर्द से तड़पते कोरोना मरीजों को देखकर खुश होते हैं। देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है और इस मुश्किल दौर में देश के कई शहरों में मरीजों के आसपास गिद्धों के गैंग भी घूम रहे हैं। इन गिद्धों के गुनाह देखकर पहले तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर खुद से ही ये सवाल करेंगे कि क्या सच में ये हमारे ही देश के लोग हैं जो अपने ही लोगों को सरेआम ऐसे लूट रहे हैं। कितने? कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है।
ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज़ 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए। हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ। हाँ उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। फुल है इनके पास, फुल जम्बू है यार। 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। 8-9 घंटा हाँ गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का, फोर्टिस हॉस्पिटल। पैसे बताओ भैया। 35,000 रुपये लगे। कितने? 35,000 35 रुपये। की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है यार। आप भी बताइए भैया जितना हुआ। अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार। 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपये ले, लेकिन हम तो भैया लखनऊ 33,000 रुपये ले रहे हो तुम? ले रहे लोग। तो यार देखो, हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना ये आगे देखो। हाँ 30,000 रुपये हो जाएगा। 30 में? उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? तो बिल्कुल सही जाए, बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। तुरंत भैया सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसा होगा हम बता देंगे भैया, ठीक? हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम 1-2 लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे। 28,000 रुपये दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27,500 बता रहा हूँ। बोलेरो है उनकी। 2800 बता रहा है। ऑक्सीजन भी नहीं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने
28 से 30 हजार रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहाँ की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है? क्या उस एम्बुलेंस के चालक को यह नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर 1 सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली। छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के समय केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देश के अलग अलग हाई कोर्ट के आदेशों पर एतराज जाहिर किया। तुषार मेहता ने कहा कि अगर हर हाई कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश देने लगेगा तो अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। हर हाई कोर्ट
अपनी तरह से आदेश दे रहा है जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मेहता कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर बहस कर रहे थे जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने को कहा है। कर्नाटक का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक, दिल्ली, मद्रास समेत कई हाईकोर्ट केंद्र को अलग अलग आदेश दे रहे हैं जिनको केंद्र सरकार हम मैनेज नहीं कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ये दलील सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत फैसला नहीं दिया है बल्कि 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का उसका फैसला केंद्र सरकार के आंकलन के मुताबिक ही है। हमारे सहयोगी एहतशाम फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, जो सुनवाई हुई है और इस पर केंद्र सरकार सख्त है ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर और कड़ा रुख अपना रही है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें कर्नाटक कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर्नाटक को दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना था कि इस तरह से अगर हर हाई कोर्ट, जैसे इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मामले में किया है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अगर हर राज्य के जो हाई कोर्ट हैं वो आदेश देने लगेंगे तो इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है, याचिका खारिज कर दी है और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि जो हाई कोर्ट है और वहाँ के जज हैं वो वहाँ के लोकल हालात से बेहतर वाकिफ होते हैं, इसलिए जो वो आदेश दे रहे हैं वो तर्कसंगत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है एहतशाम। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शामिल हुए। इस बीच सांसदों ने अपने अपने इलाके में कोरोना के मुद्दे पर किए जा रहे काम की जानकारी दी। तो कई सांसद इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के हालात पर चर्चा की है और जो भी सांसद थे वो मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों की जानकारी दी कि क्या क्या काम उनकी तरफ से लोगों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो कोरोना के समय में इस मुश्किल वक्त में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे, लोकसभा और राज्यसभा के, और सोनिया गांधी को इन सभी ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शामिल हुए। इस बीच सांसदों ने अपने अपने इलाके में कोरोना के मुद्दे पर किए जा रहे काम की जानकारी दी। तो कोरोना पर कांग्रेस की बैठक, और हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया के जरिए भी जो कांग्रेस की यूथ विंग है वो काफी लोगों की मदद कर रही है। और इस बीच ये अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देख सकते हैं और ये वर्चुअल बैठक थी जिसमें जानकारी दी गई है। और हमारे सहयोगी विक्रांत फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, कोरोना के मुद्दे पर यह बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या क्या मुद्दे रहे इस बैठक के? देखिए, मुख्य बैठक जो सोनिया गांधी ने बुलाई थी इसमें सभी सांसदों को बुलाया था। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी कांग्रेस सांसद हैं उन सभी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था और उनके संसदीय क्षेत्रों में किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी राहत अलग है लेकिन सांसदों का क्या दायित्व है, किस तरीके से सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस सब की रिपोर्ट उन्होंने मांगी। और ये भी कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर इस समय पूरी मदद सांसद की तरफ से की जाए और जो स्थानीय कार्यकर्ता है पार्टी के वहां पर उन सभी को लोगों की सहायता के काम में लगाया जाए। एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने सांसदों से एक फीडबैक लेने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है कि वो सांसद अपने क्षेत्रों में किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है विक्रांत, कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकना है तो हम सबको सावधानी बरतनी ही होगी। साथ ही महामारी के उन महायोद्धाओं से सबक लेना होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोई टिफिन सेवा के जरिए लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचा रहा है तो कोई मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, तो कोई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हौसला देने के लिए उनके बीच रहकर गाना गा रहा है। संकट काल में ऐसे ही सुपर हीरोज की कुछ प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने इंसानियत और मानवता को जिंदा रखा है।
कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था। तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखे होगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं, उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405554 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है। स्पेशल कॉल सेंटर है, 405554 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। अपने घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं।
डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पीपीई किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत पीपीई किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है।